मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई? पर्दा नसी बाहर आओ जरा तुम। गुड मॉर्निंग ललित। ये पर्दे से ऐसे झांक रहा जैसे लगता है कि हैं। तो अब तो मॉडर्न इंडिया थोड़ा सा अब ट्रैक से हट गया होगा। अब हम प्राचीन वाले रिदम में आ गए होंगे थोड़ा सा, है ना? कुछ कुछ यस, कुछ कुछ रिदम में तो आ गए, है ना? कल जैसे कभी भी ना जब हम प्लान करते हैं एग्जाम को लेकर के, तो हमेशा हम बात करते हैं ना कि क्वेश्चंस जैसे अलग अलग सिलेबस के खंड हैं, किससे पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं। तो जैसे हिस्ट्री वाला जो एस्पेक्ट है, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो सब ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, इसका ये ट्रेंड रहा है, और बट हमें मान के चलना है कि ट्रेंड कुछ भी हो सकता है ना? एक बात आपके दिमाग में बार बार बैठा रहा हूँ, आप देखिएगा जब आप पीटी क्वालिफाई करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये सजेशन बहुत परफेक्ट था कि बेसिक सिलेबस पूरा ही सभी विषयों पे बेसिक पकड़ होनी चाहिए। पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं है भाई। मामा जी एग्जाम तो ले नहीं रहे हैं कि आ जाओ भांजे, है ना? तेरे हिसाब से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है? तो एक तो है ही कंपटीशन, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और मजा भी इसी बात का है। चैलेंज का ही तो मजा है, नहीं? चैलेंज को जब क्रिएट करते हैं तो जो आत्मविश्वास बढ़ता है, जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो पर्सनालिटी में निखार आता है, ठीक है, उसका तो अलग ही मजा है। तो ये वही कल हमने चर्चा भी करी थी आपसे कि आप ये ध्यान रखिएगा सिलेबस को एक बार आप। दूसरा, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में जो पहले गलतियां होती रही हैं, वो ऐसा नहीं कि ठीक है सब लोग ही करते होंगे, बट ठीक ठीक लोग करते थे। अब लोग संभल भी गए हैं, बहुत सारे लोग। आप भी ध्यान रखिएगा इस बात का कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस का दायरा ज्यादा है मेंस की तुलना में, ठीक है? उसमें भारत का इतिहास पढ़ना है, मेंस में सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है। तो हर टॉपिक जो होता है, 1 से लेकर 10 तक जितने भी टॉपिक हमने बताए, हर टॉपिक एक सांस्कृतिक पहलू है, बाकी दूसरे पहलू भी हैं। पहला 3 टॉपिक तो नाम ही उसका संस्कृति है, सभ्यता है, पाषाण युगीन संस्कृति ही कहते हैं उसे, ठीक है? तो यानी पढ़ना है हमें जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? दूसरी बात जो कल मैंने बताई थी आपको, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में जो 10 टॉपिक है वही क्रम भी है पढ़ने का। कोई किताब उठा के देखो आप, वैसे ही मिल जाएंगे आपको। उसमें 10 में से 2 टॉपिक का बहुत वैल्यू है नहीं, मतलब टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 9 जो मैं कराऊंगा आपको, तो ज्यादा कुछ खास है नहीं उसमें। 15 मिनट, आधे घंटे, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा वो। पहले टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं, हमने बताया कि आर्कियोलॉजी में निरंतर अनुसंधान होते रहते हैं, नई नई जानकारी आती रहती है, ठीक है? कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, ठीक है? नए नए शोध होते रहते हैं, है ना? तो थोड़ा बहुत करंट से हम अपडेट भी रहते हैं उसको लेकर के हम, ठीक है? फोकस ठीक से करना है ना। तो और उसी में कल हम लोग बात कर रहे थे पाषाण काल की, है ना? तो डेट को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन है ना? जैसे कल क्या नाम है आपका? शिवम ने कल ऐसी बातचीत हो रही थी क्लास के बाद, इन्होंने कहा सर आग को लेकर ना नए नए दृष्टिकोण भी आ रहे हैं। फिर हमने भी जाके देखा एक बार के लिए, हाँ नए दृष्टिकोण उभर कर आ रहे हैं उसमें, आग के एविडेंस को लेकर के और आग के कंट्रोल यूज को लेकर के। एविडेंसेज अब मतलब मिलने लगे हैं पूरा पाषाण काल में भी। अब प्राकृतिक कारणों से जल गया होगा, कंट्रोल्ड यूज की बात मध्य पाषाण काल में अब तक की जाती रही है ना? बट एक रीसेंट एविडेंस फिर बेलन घाटी में मिला है 2020 में, जिसमें ये बता रहा है, मतलब अभी उसको किताबों में स्वीकार नहीं किया गया है, बट उसको ये बताया जा रहा है कि नहीं, पूरा पाषाण काल में ही मानव जो है उसको कंट्रोल तरीके से यूज करने लगा था। मतलब बहुत द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब की रिपोर्टिंग्स थी उसके ऊपर, मतलब जब वो न्यूज आया था। तो करंट वाली चीजें हैं वो, करंट से फिर हम, ठीक है? तो नए नए कुछ अनुसंधान भी होते रहते हैं। और 6th वाली एनसीईआरटी में भी कुरनूल की एक गुफा है, ठीक है? वहां राख के ढेर की बात की जा रही है पाषाण पूरा पाषाण काल में। तो मैं थोड़ा इसको मतलब 2 तरह से मैं करेक्ट करा दूंगा इसको कि कैसे कैसे इसको ध्यान रखना है हमें, ठीक है? और पूरा पाषाण पे हम बात कर चुके हैं, मध्य पाषाण पे बात कर चुके हैं, ठीक है? पूरा पाषाण में भौगोलिक वितरण, जैसे क्या होता है किसी टॉपिक के भीतर हमें क्या पढ़ना है, एक बार सेंस बन गया ना आपका, कुछ भी पढ़ रहे हो, अच्छा इन जगहों से साक्ष्य मिल रहे हैं, वो एक भौगोलिक वितरण, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। उपकरण ही मेन जरिया है जानने का, तो उपकरण के बारे में
कुछ बड़े बदलाव ही पूछे जाएंगे, बहुत टिपिकल नाम नहीं पूछे जाएंगे, ब्लेड क्या होता था, व्यूरेंस, ये सब दिमाग से निकाल दीजिएगा। कभी लिखने में जरूरत पड़ सकती है ना कल्चर में हमें, जैसे पूछा जाए हमसे कि भाई पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में बताओ, ठीक है, उनके परिवर्तनों के बारे में बताओ, तो उपकरण तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जहां हम बता सकते हैं। तो मेंस के हिसाब से भी उसको मतलब ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं है कि इवन कहीं पे भी नहीं पूछेगा ऐसे कि कैसे बनता था, अलग अलग टेक्निक होते थे बनाने के, ठीक है। जैसे कोई उपकरण बनाया जा रहा है तो फ्लूट किया जा रहा है, फ्लूटिंग है, कहीं लवाई तकनीक है, ऐसे करके बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी उसके यूज होते थे बनाने में, है ना। अब वितरण की भी बात हो गई थी, उपकरण की भी बात हो गई थी। खास बात क्या थी नवपाषाण काल में उपकरण में, आप उसे घिस करके दोबारा आप धार पैदा कर सकते थे उसपे। अब जो एविडेंसेस मिले उसमें खेती की बात हमने खूब करी, जितने भी एविडेंसेस हैं। तो जीवन में खेती और पशुपालन, ठीक है, ये दो नियमित विशेषता के रूप में इस काल में उभर कर सामने आएगी। जहां खेती पशुपालन होगा वहां अस्थायी आवास, तो शिकारी और खाद्य संग्राहक, ठीक है, जो समाज था वो अब कृषि और पशुपालक समाज की ओर बढ़ने लगा। ऐसा नहीं कि लोग शिकार करके आज नहीं खाते होंगे, आज भी बहुत सारे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उधर की तरफ संक्रमण हो गया। तो नवपाषाण काल में जो संक्रमण हुआ उसे एक रिवोल्यूशन और क्रांति के रूप में हम देखते हैं, जो संक्रमण हुआ नवपाषाण काल में। तो उन्हीं से परिवर्तनों को, जैसे आपको याद होगा मेहरगढ़, 6th वाली एनसीईआरटी कितने लोगों ने रीडिंग करी है? वेरी गुड, पूरे क्लास ने। मजा भी आया होगा, थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो बहुत। उसमें मेहरगढ़ के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया, आपने देखा होगा। आयताकार मकान होते थे, ठीक है, और भी कुछ कुछ चीजें वहां मेहरगढ़ के बारे में बताई। ब्रेड का बास्केट कहते हैं उसे, है ना। वो तो जीके वाली बात हो गई, किसको ब्रेड का बास्केट कहते थे। हाँ, बट इट्स अ गुड थिंग। बकरी वगैरह मतलब पशुओं के अवशेष की हड्डियों की बात की जा रही, कोई नहीं, एक रीडिंग कर लिया आपने ना, क्योंकि शुरू मतलब वो जितना भी उसमें दे रहा है वो ठीक तरीके से दे रहा है वो एक बार, तो वो आइडिया रहने चाहिए हमें। क्योंकि आर्य शर्मा ने जो लिखा है वो गहन शोध है, ठीक है, और उसको समझने के लिए भी थोड़ा एक बैकग्राउंड चाहिए था। बट अब कोई इश्यू नहीं आएंगे आपको। हमने कहा बस काल में मत उलझिएगा, ये इक्का दुक्का नए नए शोध है तो वो तो चलो ऐड हो जाएंगे करंट वाले से भी। काल में मत फंसिएगा कि किसको कितनी अवधि मानी जाए। अवधि ठीक है, कहीं 1000 बीसी में मिल रही है, कहीं 800 बीसी में मिलती है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, ठीक है। आइए हम लोग लिखते हैं नवपाषाण युगीन जीवन यापन। नवपाषाण युगीन जीवन यापन। पहला पॉइंट लिखें इसमें आप, देखिए यह काल कृषि एवं पशुपालन को लेकर, कृषि एवं पशुपालन को लेकर विशेष रूप से चर्चित रहा है। ठीक है, यह काल कृषि एवं पशुपालन को लेकर विशेष रूप से चर्चित रहा है। लिखें, इन परिवर्तनों के कारण नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं। नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं। आगे लिखें, अब तक मानव, अगला पॉइंट लिखेंगे, अब तक मानव शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर था। शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर था, अर्थात उपभोक्ता था।
उपभोक्ता था। अब कृषि एवं पशुपालन के साथ उत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न हुआ। अर्थात उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक भी। उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक भी। उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों से भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों से अलग अलग कालखंडों से कृषि संबंधी जानकारी मिलती है। आप ही के बारे में पढ़ रहे हैं, कालखंडों से कृषि के बारे में। विकास होते तो यहां तक आए हैं हम लोग, ठीक है। पुरानी बातें पढ़ रहे हैं। देखो, व्यक्तिगत व्यंग के तौर पे कभी मत लेना, ह्यूमन का हमेशा या इंसान का रिस्पेक्ट करना, ठीक है, कोई भी हो किसी तरह का हो, ठीक है। बट कभी हास्य का पुट आ जाए तो ले लेना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट दिल से ऐसा मत मान लेना कि नहीं ऐसा है, मतलब ठीक है, हम सब एक ही हैं, ऐसा बस उसको ऐसे हल्के ही नोट में लेना। मतलब हर इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट करना चाहिए ही, मतलब ह्यूमैनिटी, और चाहे कोई भी जीव जंतु हो, ठीक है। आज कुछ गर्मी हो रही है क्या क्लास में, है ना सौरभ भाई? हम लोग एक तो एग्जॉस्ट का तो कुछ एक तो चल ही रहा होगा, है ना। रिस्क लिया जाए क्या? नहीं ले सकते हैं, एक आधा एसी, मतलब उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, चलाना बंद करना पड़ेगा, है ना, ताकि एग्जॉस्ट का काम करता रहे वो, ठीक है। मतलब मैं भी कर सकता हूँ यदि मेरे पास रहेगा कोई कंट्रोल, है ना। इधर वाले को ही, ठीक है ना। आप लोग डरिएगा नहीं, जिसको प्रॉब्लम होगी थोड़ा पीछे बैठ जाइएगा, ठीक है ना। क्लियर? तो अलग अलग हिस्सों में कालखंडों से हमें जानकारी मिलती है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम ये नहीं कह सकते ना कि यहां खेती की शुरुआत हुई तो वहीं से सभी जगह ज्ञान गया। भारत के अलग अलग हिस्सों में वहां के लोगों ने ऑब्जर्व करके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की, ठीक है। अलग अलग कालखंड में, जैसे चावल की खेती 5000 बीसी के आसपास में मिलते हैं बेलन नदी घाटी में, 6000-7000 बीसी के आसपास मेहरगढ़ में मिलते हैं, 2000 बीसी के आसपास सेनुआर में हमें मिलता है, 2500-2000 बीसी के आसपास हमें ब्रह्मगिरी में रागी के प्रमाण मिलते हैं। 1000 साल का तो अंतर ऐसे होता है जैसे लगता है 1-2 दिन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये पाषाण काल है, समझ में आ रही है बात ना? ऐसे डिफरेंसेस हैं। तो वहां जो लोग रहते थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा, धीरे धीरे उसको फिर कभी किसी ने खाया होगा, देखा होगा, पूरी प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया होगा, वहां खेती की प्रक्रिया शुरू हुई। कृषि और पशु, आसपास के इलाकों में ज्ञान का प्रसार हो सकता है, थोड़ा संपर्क हो जाए, किसी ने सीख लिया। बट उस दौर में ये कहना है कि मेहरगढ़ से इलाहाबाद तक ज्ञान आ गया होगा, ये इसके ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो सब स्थानीय केंद्र रहे दुनिया में, चाहे अफ्रीका हो चाहे यूरोप हो, ठीक है। दुनिया में कहीं भी इस तरह का विकास हुआ सब स्थानीय, ऐसा नहीं कि एक जगह विकास हुआ फिर कहीं ज्ञान का प्रसार हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें एग्जाम्पल जो लिखा है पॉइंट अलग अलग मिलते हैं, जैसे करके एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। इसमें एग्जाम्पल अपने हिसाब से दीजिएगा जो आपको लगे कहां कहां से मिलते हैं, है ना। अगला पॉइंट लिखिए, कृषि के साथ ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ता है
पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ता है। पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग लेकिन इन परिवर्तनों ने मानव जीवन में अस्थायित्व को बढ़ावा दिया, इसी दौर में अस्थायी आवास के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। जैसे मेहरगढ़ में कच्ची ईंटों के मकान, बुर्ज होम में गर्त आवास, आवास पिट ड्वेलिंग्स, ठीक है, गर्त आवास पिट ड्वेलिंग है ना, इत्यादि कर सकते हैं इसको हम। तो जैसे ना सेडेंटरी लाइफ की तरफ बढ़ने लगे हम इन परिवर्तनों के साथ। उसमें उपकरणों की भी बड़ी भूमिका थी, क्योंकि आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस काल में नदी घाटी से दूर बस्तियों के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। नदी घाटी से दूर भी बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा दूर, लेकिन नदी घाटी से भी दूर थोड़े बस्तियों के साक्ष्य मिलने लगते हैं। साथ ही कुछ एक स्थल मैदानी इलाकों में भी मिलते हैं। कुछ एक स्थल मैदानी इलाकों में भी देखे जा सकते हैं। या जैसे चिरान की बात कल मैंने की थी आपसे, तो बड़ा बदलाव तो यही हुआ ना कि अब शिकार पे नहीं है, मतलब शिकार नहीं मिला तो फिर सर्वाइवल मुश्किल वाली बात नहीं है। अब आप एक विकल्प की तरफ चल रहे हैं, पशुओं को पाल रहे हैं। आपने देखा होगा, ऐसे भी कॉमन सेंस की भी बात है कि पशुओं के पालने के कितने फायदे हैं। धीरे धीरे इसने भी ऑब्जर्व किया भाई कौन सी पशु की ब्रीडिंग ज्यादा होती है जो नुकसान नहीं देगा। तो भाई ऑब्वियस है वो पशु जो नॉर्मली मतलब देखा गया कि जो घास वगैरह खाते हैं, है ना। हाथी को छोड़ देना मतलब ठीक है वो अपवाद है ना कुछ। और जिनके सिंग वगैरह नहीं है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये सब एक आकलन किया जाता है कि हाँ बकरी उसमें सबसे यूजफुल है, मतलब गाय सबसे यूजफुल है, बकरी और गाय। शुरुआती दौर में ही मानव ने इस बात को समझा होगा, ठीक है। ये इनका आज भी देखो, जैसे हम लोग कल कह रहे थे ना कि उस दौर में भी धीरे धीरे प्रमाण मिलेंगे बकरी और गाय वगैरह मानव जीवन में कितना उपयोगी है। वही उपयोगिता आज तक आपको दिखती चली आएगी। बात भारत की नहीं है केवल ये। और जब किसी के जीवन में ज्यादा महत्व होता है ना, तो सम्मान स्वरूप उसे मतलब ठीक है। जैसे गाय का जीवन में लोगों को इस समझ आया होगा कि वो एक रिस्पेक्ट के साथ वो आ जाती है बात। ऐसा नहीं होता कि किसी धर्म ग्रंथ पे इंसान ही लिखता है धर्म ग्रंथ को भी, ठीक है, या मान भी लीजिए कि ईश्वरीय ही है, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का एक समाज में महत्व होता है, तभी उसे महत्व दिया जाता है मानव विकास की प्रक्रिया में, ठीक है। आगे लिखें आप, लिखें खाद्यान्न के संग्रह, भोजन को पकाने इत्यादि के लिए बर्तनों की आवश्यकता हुई।
बर्तनों की आवश्यकता हुई। देखिए, नियमित रूप से बर्तन के साक्ष्य विभिन्न स्थलों से प्राप्त होते हैं। प्रारंभ में हाथ से निर्मित बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। और फिर चाक से भी निर्मित, चाक, कुम्हार का चाक जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, इसी दौर में पहियों के ज्ञान की भी जानकारी मिलती है। पहियों के ज्ञान, व्हील, ज्ञान की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब जैसे चाक भी है तो इसी दौर में पहियों के भी साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं। अब पहिया भी बहुत उपयोगी है। व्यक्ति को कहीं आना जाना हो, सामान को कहीं ले आना ले जाना हो, है ना। इंसान की तो एक सीमा क्षमता है, पशुओं का तो उपयोग करते होंगे आप, बट कुछ ऐसा आप कोई वाहन बना लें या ऐसा कोई सिस्टम बना लें, सपोर्ट सिस्टम, जिसे पशुओं के सहारे आप खींच पाए। इंसान ने परिस्थितियों को देख देख करके चीजों को निर्मित किया। भाई पशु ढो ही रहे होंगे सामान, यदि पशु खींचने लगे उसमें और ज्यादा वजनदार चीजों को हम रखने में कामयाब हो जाए। तो इसी दौर में पहियों का ज्ञान, जिससे व्यक्ति और वस्तुओं दोनों के आवागमन में काफी सुविधा हुई होगी, ज्ञान है। इसी में लिखें अब, साथ ही कपास की खेती के भी साक्ष्य किसी न किसी रूप में कपड़ों के ज्ञान का संकेत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, भीमबेटका एवं कई अन्य स्थलों से बड़ी संख्या में चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। बड़ी संख्या में चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। इससे भी नवपाषाण काल में जीवन में अस्थायित्व, कृषि के ज्ञान, कृषि संबंधी ज्ञान इत्यादि की पुष्टि होती है। ठीक है, इससे भी कृषि संबंधी ज्ञान इत्यादि की पुष्टि होती है। उसमें जैसे वैसे पक्षी हैं जो अनाज को खाते हैं, उन पक्षियों के साक्ष्य मिलने लगे हैं। और वो जो विद्वान होते हैं वो तय, मतलब कई आधारों पे तय करते हैं ये नवपाषाण काल की पेंटिंग है, ये मध्यपाषाण काल की है, उन विशेषताओं को देखते हुए। तो उससे भी एक पुष्टि होती है कि हाँ, जीवन में चेंजेस आ रहे थे। नोट करके लिखें आप,
दक्षिण भारत में राख के टीलों के साक्ष्य, कभी जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, इसको एश माउंड या राख के टीले भी कहा गया है। क्यों थे ये पता नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लोग एक साथ पशुओं को चराने जाते होंगे और जो गोबर होता होगा एक जगह रखा जाता होगा, किसी उत्सव के रूप में कभी हो सकता है उसे जलाते हों, या ठीक है जो भी रीजन हो मतलब, बट ये हमने कल भी आपको बताया था कि पिकली हल से राख के टीले के साक्ष्य, ठीक है। ऐसा पूछ सकता है कि भाई किधर राख के टीलों के बारे में, है ना, देख जानकारी के लिए ये अलग से, है ना। नोट में एक और पॉइंट लिख लें आप। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रसफुट ने भारत में पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत की। पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत की। ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, मद्रास के पलवरम क्षेत्र से, मद्रास के पलवरम क्षेत्र से, ठीक है। एक ये भी एक इंफॉर्मेशन हो गया। एक और लिखें आप, बेलन एवं नर्मदा नदी घाटी, बेलन एवं नर्मदा नदी घाटी से बेलन एवं नर्मदा नदी घाटी से पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के क्रमिक साक्ष्य मिलते हैं। पाषाण काल के तीनों अवस्थाओं के क्रमिक साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। एक और लिख लें आप कि आधुनिक शोधों में पुरापाषाण काल से भी आग के प्रमाण के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कुरनूल की गुफाएं, आंध्रा में पड़ेगा कुरनूल, बेलन नदी घाटी क्षेत्र, इत्यादि, है ना। अभी ये नियमित विशेषता थी या नहीं, इसके बारे में अभी इसको बहुत कहना मुश्किल है, बट एक जानकारी रखिएगा, ठीक है। अलग अलग शोधों में इस बात को लिया गया है ना। तो मध्यपाषाण काल जब आप राइटिंग करेंगे तो थोड़ा सा ठीक है कि भाई मध्यपाषाण काल में नियमित विशेषता के रूप में हमें आग का प्रयोग, ठीक है, थोड़ा सा वो वाक्य रचना को हम बदल देंगे, वहां चेंज कर देंगे, ठीक है। अब लगभग लोगों के मास्क हट गए हैं ना, एक दो चार लोग रह गए हैं, ठीक है, वो भी हट ही जाएंगे, है ना। दो चार लोग अभी भी हैं, ठीक है। अब है ना, हाँ, एक बार नजर दौड़ा रहा था, तुम ठीक हो एकदम, तुम भी एकदम सौरभ भाई की तरह, तुम भी जो एकदम फाइट दे रहे हो। गुड। ये हो गया पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। और जैसे एक छोटा सा चाहो तो आप टेबल भी बना सकते हो आप, जैसे उपकरण, कृषि, पशुपालन, आग, आवास, चित्रकला, ऐसे लिख करके हमने बना लिया। जितने 8-10 पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, पुरापाषाण में क्या था, मध्यपाषाण में क्या नहीं था, ऐसे करके आप एक रिवीजन के लिए, सिनॉप्सिस के लिए आप अपना देख सकते हो। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पाषाण काल में हमें चित्रकला के भी साक्ष्य मिलते हैं।
कल मैंने क्या बताया था आपको कि कला जब हम पढ़ेंगे, है ना, जब हम कला पढ़ेंगे, ठीक है, तो कला में हमने अलग अलग पहलू कला आपको बताए थे, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, सबको पढ़ने का एक सिस्टम है, ठीक है। जैसे चित्रकला पढ़ने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं सिस्टम आपको बता रहा हूं, बाकी वैसे तो मैं पढ़ा ही दूंगा जो सिलेबस का पार्ट है। सिस्टम का मकसद ये है कि कभी भूले बिसरे आप भूल गए, सिस्टम आपको याद रहा, तो कुछ भी पढ़ोगे तो आप उसी सिस्टम से पढ़ना किताब में, हमें क्या ढूंढना है इसमें से, क्या सर्च करना है। जब वो पॉइंट्स जब याद रह जाते हैं, स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं अपना, तो हम मेंस में भी हमें वो हेल्प करता है कि कुछ भी पूछा चलो ठीक है, हम इस सेंस के आधार पे कुछ राइटिंग करते हैं। कैसे, जैसे आपको याद होगा नेचर का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कोई भी मूवमेंट वगैरह हो आप उसको यूज कर सकते हैं आप। अब जैसे हम चित्रकला की बात करें, हम चित्रकला में जब भी हम पढ़ते हैं तो एक ध्यान रखते हैं विषय, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चित्रकला में पढ़ते हैं विषय, जो चित्र मिलते हैं किन किन विषयों पे चित्र मिलते हैं, आप चाहे तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, धार्मिक विषयों पे, धर्मेत्तर विषयों पे, एक ये तरीका ये होता है। प्रकृति का चित्रण प्रायः रहता ही रहता है चित्रों में। कभी कभी क्या होता है, कोई शासक संरक्षण दे रहा है तो राज दरबार के चित्र आपको अधिकतम मिलेंगे, कभी चित्रों में आम लोगों के चित्र बहुत मिलेंगे, आम जनजीवन से संबंधित चित्र बहुत मिलेंगे। तो सब्जेक्ट को भी ना हम राइटिंग में कभी आम विषयों से संबंधित, दरबार से संबंधित, धार्मिक विषयों से संबंधित, प्रकृति पे, धर्मेत्तर पे, और भी कई तरीका है। थोड़ा और आगे चलोगे आप देखोगे, आप जब कृष्ण और राधा इन सब की लोकप्रियता समाज में बढ़ेगी, लोग तो प्रेम प्रसंगों पे भी बहुत सारे चित्र बनने लगेंगे। विषय धर्म ही है बट प्रेम उसमें कहीं ना कहीं उसको, और पूर्व मध्यकाल तक आते आते राजस्थानी चित्रकला वगैरह में हम देखते हैं हम कि जो अलग अलग भाव होते हैं ना, मतलब ठीक है, उन सब भावों को भी कलाकार, चित्रकार जो उसे रिफ्लेक्ट करेगा। अब जैसे बुद्ध की बात करें, बुद्ध के विषयों पर चित्र, अजंता बहुत फेमस है बुद्ध के चित्रों को लेकर के, हम आगे पढ़ेंगे भी बुद्ध के बारे में, हम उनकी पूरी जीवनी और महाभारत रामायण की जो कहानियां हैं, कथाएं, उनके ऊपर चित्र है ना। तो पढ़ते पढ़ते आपको एक सेंस बन जाएगा कि लिखना होता क्या है ये, ठीक है। कोई भी बहुत फेमस जो कुछ होता है ना कहीं पे, जो बहुत चर्चा में होता है, उसको याद रखना होता है, अदरवाइज रीडिंग करने के साथ ही एक आइडिया बन जाता है, अच्छा इसमें इस तरह की बातें हैं, वही कैरी भी करनी चाहिए अपने साथ, ठीक है। वरना छोटे मोटे मतलब हजारों हजार चित्र होते हैं एक एक जगह पे, तो इतने सारे चित्र कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। विषय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखिएगा। विषय के बाद जो चित्र बनते हैं उसके टाइप देखोगे, प्रकार, तो दो तरह के चित्र आपको दिखेंगे, एक भित्ति चित्र और एक लघु चित्र। दीवारों पे जो चित्र होते हैं, चाहे वो कोई महल हो, कोई घर हो, गुफाएं हो, म्यूरल पेंटिंग, भित्ति चित्र कहते हैं उसे हम। और जैसे तार पत्रों पे हैं, कपड़ों पे है, बर्तन पे है, इन सबको हम मिनिएचर या लघु चित्र कहते हैं, ठीक है। तो एक डिवीजन आपको ये भी देखिएगा किस कैटेगरी में, भित्ति में है या लघु में है, सब्जेक्ट रहता है। आ रही है बात समझ में सभी को, ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण हो गए, जो रंग होते हैं वो प्राकृतिक ही होते हैं, कोई खनिज पदार्थ वगैरह का ज्ञान हो गया हो, पेड़ पौधों से, सब्जियों से, मतलब जिसका ज्ञान हो, फलों से, आप जैसे निकाल पाए रंग, आप रंग लाल, नीला, काला, पीला, ऐसे करके कॉमन ऐसे बताया जाता है। यदि कोई बहुत स्पेसिफिक, जैसे राजस्थानी चित्रकला है तो बहुत चटकदार रंग है वहां, ठीक है,
मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे तो कभी कभी वैसे यूज करते हैं हम। पहाड़ी चित्रकला है तो वहां सादगी बहुत अधिक दिखेगी आपको, ठीक है, पहाड़ों में, है ना। तो कुछ ना कॉन्सेप्ट वाइज यूज करते हैं, अदरवाइज मुगलों के पेंटिंग उसमें चटकदार चमकदार रंग खूब है। गोल्डन कलर का तो शाहजहां इतना यूज किया जैसे लगता है कि मतलब कितना प्यार था सोने से उसे, है ना, गोल्ड से। अदरवाइज मतलब ना भी ध्यान रहे वो तो रह जाएगा ध्यान, मैं बताऊंगी, मतलब प्राकृतिक रंग लाल ऐसे करके बता दिया, ठीक है। तो वो लिखने का एक बहुत तरीका हो जाता है कि यहां लिख दिया। कोई स्थल प्लेस जहां से चित्र मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी होता है ध्यान रखना कहां कहां से चित्रों के साक्ष्य मिले हैं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन हो गया। यदि संरक्षक के बारे में पता है कि किसने उसको संरक्षण दिया है तो वो भी लिख सकते हैं उसके बारे में। प्लेस, संरक्षक, अवधि या किस पीरियड के चित्र हैं, कालखंड, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी बहुत काम आता है। तो जब भी हम चित्रकला की, वैसे भी हम पाषाण युगीन चित्रकला की बात करेंगे या किसी काल में, कोशिश करेंगे इसमें जितनी बातें आती हो वो सब कवर हो जाए राइटिंग। क्लियर सभी को ना। ऐसे ही आगे जब हम स्थापत्य पढ़ेंगे, मूर्तिकला पढ़ेंगे, सबका कुछ कुछ पॉइंट्स है। धीरे धीरे इस पॉइंट्स को बैठा लीजिएगा दिमाग में कि आपको मन करे कल मुगल चित्रकला पढ़ने का बहुत ज्यादा नहीं आइडिया, बस आपको आइडिया हो जाए कि हमें ये ध्यान देना है उसमें, तो आप देखोगे धीरे धीरे फोकस हो जाओगे और पढ़ के निकाल लोगे उसमें से पॉइंट्स आप। मैं भी इसी को बेस करके ही आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। लिखिए आप जरा पाषाण युगीन चित्रकला के बारे में। लिखें पाषाण कालीन चित्रकला के पाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य ठीक है। बड़ी संख्या में विभिन्न गुफाओं से प्राप्त होते हैं। बड़ी संख्या में विभिन्न गुफाओं से प्राप्त होते हैं। जैसे भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्जापुर, चित्रकूट इत्यादि, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो आप भित्ति चित्र, ठीक है। कभी कभी चूंकि गुफाओं से मिल रहे हैं तो कह देगा केव पेंटिंग, गुफा चित्र, मतलब शब्दों का ही खेल थोड़ा होता रहता है। कह देगा भाई प्राचीन काल जो है केव पेंटिंग के लिए जाना जाता था, अब कहां कहां से गुफा चित्र के साक्ष्य मिले उसके बारे में थोड़ा बता दो। ऐसे क्वेश्चन मेंस में हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिखें आप, अगला पॉइंट देखिए, इन चित्रों का संबंध पाषाण काल के सभी अवस्थाओं से है। पाषाण काल के सभी अवस्थाओं से हैं। यहां लिख लो आप उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल से चित्रों के साक्ष्य मिलने लगते हैं। मिलने लगते हैं। मध्य एवं नवपाषाण कालीन चित्र बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं।
ठीक है, बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। तो जैसे पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य में कब से मिलने शुरू होते हैं? उच्च पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में भी अंतिम अवस्था से मिलने शुरू होते हैं। एक इंफॉर्मेशन हो गया। मध्य और नवपाषाण काल के चित्र बड़ी संख्या में मिलते हैं, क्योंकि गुफाओं में है, वहां जाना भी इतना आसान नहीं है लोगों के लिए, ठीक है, और अलग अलग मौसम के जो प्रभाव होते हैं उससे भी सुरक्षित है, तो चित्र लगभग रह गए हैं, मिल गए हैं। अभी और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो एक तो ये इसका हो गया हमारे पास कि भाई अगला पॉइंट लिखें आप, काल हो गया हमारा, है ना। जैसे देखो हमने क्या बताया, कालखंड के बारे में थोड़ा बता दिया आपको, प्लेसेस के बारे में बता दिया कहां से मिल रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं हम पॉइंट्स में इन सबको हम लेते चलते हैं, राइटिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। देखिए पाषाण युगीन चित्रों को प्रायः अनगढ़ पत्थरों या प्राकृतिक पत्थरों पर चित्रित किया गया है। ठीक है, जैसा है गुफा उसी पे, मतलब कोई ज्यादा उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाया गया है। जहां संभव हो चित्र करना वहां चित्र कर दिया गया है। कभी कभी क्या होता है, चित्र बनाने के पहले उसे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जैसा था वैसा था, उस दौर में संभव ही नहीं कि भाई सर्वाइवल वाली बात है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। पाषाण युगीन चित्रों के प्रमुख विषय हैं विभिन्न पशुओं का शिकार, ठीक है, विभिन्न पशुओं का शिकार, कॉमा देखिए, शिकार की प्रक्रिया में विभिन्न लोगों का सहयोग, जैसे कोई शिकार कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग साथ में, मतलब उसको घेर रहे हैं पशु को, ठीक है, ऐसा दिखाया जा रहा है ना। विभिन्न वर्गों का सहयोग, लोगों का सहयोग, कॉमा देकर देखो, पाषाण युगीन उपकरण, कॉमा शिकार के पीछा करने का दृश्य, ठीक है, पीछा करने का मतलब शिकार है, उसके पीछे दौड़ने का दृश्य है कि भाई दौड़ के पकड़ना है उसे, है ना, ऐसा कुछ है। कॉमा देकर लिखो आप, कि चूहे पकड़ने का दृश्य, मतलब एक चूहा पकड़ने का भी दृश्य है उसमें, महिला के द्वारा चूहा पकड़ते हुए दिखाया जा रहा है एक पेंटिंग में, है ना, झोपड़ी के भीतर परेशान करता होगा चूहा, ठीक है ना, घर में चूहे छिपकली, है ना, दृश्य, कॉमा जाल में बड़ी संख्या में छोटे छोटे पशु पक्षियों का दृश्य, ठीक है, कॉमा मछली पकड़ने का दृश्य, चित्र इत्यादि। ठीक है, तो शिकार मेन विषय था हर एक काल में। खेती और पशुपालन का मतलब ये नहीं कि शिकार गौन हो गया है,
खेती पशुपालन तो दिखाई पड़ रहा है हमें, वो एक नई चीज आ गई साथ में, अब रह सकते हैं। शिकार पकड़ के कहीं से ले आएंगे और यहाँ रह लेंगे हम, या पशुपालन शुरू कर दिया है तो अब शिकार के लिए कहीं जाने की जरूरत, धीरे धीरे उसको अस्थायित्व आने में उसको भी बहुत सैकड़ों हजारों साल लगेंगे। आगे लिखे आप, देखिए शिकार के अतिरिक्त पारिवारिक जीवन, झोपड़ी, अंतिम संस्कार, नृत्य इत्यादि के भी चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, पाषाण युगीन जीवन को जानने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, पाषाण युगीन जीवन को जानने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, उस काल के बारे में जैसे हम पत्थर के उपकरणों से जानते हैं, वैसे चित्रों से भी जानते हैं। एक और पॉइंट लिख लें आप, अगला पॉइंट, इन चित्रों के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा होगा, इन चित्रों के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा होगा यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन संभवतः अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना, ठीक है, कि भी कैसे जीवन चल रहा है उसको बताना अगली पीढ़ी को, बच्चे वगैरह जो होते होंगे, है ना, प्रशिक्षित करना, या फिर मनोरंजन एवं धार्मिक उद्देश्यों से भी चित्रों का निर्माण, मनोरंजन एवं धार्मिक उद्देश्यों से भी चित्रों का निर्माण किया जाता होगा। ठीक, तो क्या मकसद है, तो उसके पीछे ये सब अनुमान है, तो कुछ तो कह नहीं सकते हैं। एक पॉइंट और लिख लें, चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, ठीक है, नेचुरल कलर। अब इस एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया है ना, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, उसी स्ट्रक्चर पे मैंने बता भी दिया। अब कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तब आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ सामने आया तो। और जो हमने बताया था मॉडर्न इंडिया में कि भाई जो मैं करा रहा हूं उस पर करना है, साथ में यहाँ अपने आर्य शर्मा वाली किताब को हम बेस बनाएंगे और छठी वाली एनसीईआरटी को भी बेस बना रहे हैं, दोनों को हम लेके चलना है। ठीक है, प्रैक्टिस से फिर जो थोड़े बहुत एडिशन होंगे वो एडिशन होंगे आपके, और कुछ नहीं करना आपको। क्लियर ना? सेम चीज है जैसे एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री पे और कल्चरल हिस्ट्री पे यदि आपने 200-300 क्वेश्चन बना लिए तो बहुत हैं अपने विजन आईएएस वाले, और पुराने सवालों को सॉल्व करना है। कुछ कुछ नई जानकारी मिलेगी आपको, इसलिए मिलेगी कि देखो पाषाण काल में भी बहुत सारे छोटे बड़े अनुसंधान हैं। यूपीएससी का तो सेंस पता है, उसी सेंस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट क्वेश्चन बनाने वालों का जैसे क्या होता है कि विजन के बाहर भी कई बार आप क्वेश्चन वगैरह देखने लग जाते हैं, है ना। विजन में तो एक सिस्टम मुझे पता है, रिसर्च टीम काम कर रही है, उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मकसद या तो आपको ट्रेंड बताना होता है, या आपका टेस्ट करना होता है, या आपको इंफॉर्मेशन देना।
जो हमारे पेपर होते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको ट्रेंड बताना कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसी लेवल पे आपका जांच भी कर लेना कि भाई कितना आप तैयार हैं, और इंफॉर्मेशन देना भी। तीनों में क्या होता है, जैसे इंफॉर्मेशन देना भी हमारा मकसद है। क्वेश्चंस में पता चला, क्वेश्चंस लिखने में हम 3 क्वेश्चंस बना देते हैं। हम 4 लाइन के क्वेश्चन जब लिखते हैं तो उसमें पता चला 3 क्वेश्चंस का आंसर उसी में दे दिया है हमने। फिर 4 ऑप्शन होंगे, फिर उसकी व्याख्या करते हैं तो 50 बातें उसमें बता जाते हैं। आ रही है बात समझ में? इसलिए हमने कहा कि 200, 300, 500 क्वेश्चन विजन का पढ़ना अपने आप में समझो कि एक ओवर बॉइलिंग वाली बात हो जाती है, सर्विसिंग वाली बात हो जाती है पूरी तरह से एकदम। ठीक है। बाकी कई बार क्या होता है, जैसे किसी ने कहा पटने में शुतुरमुर्ग का अंडा मिला। पटने, पटना नहीं है ना, मिला है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना। भदने में ये मिला है, ठीक है भाई मिला है, महाराष्ट्र के सब साइड से। तो कभी कभी ना लोग ऐसे भी तो कभी कभी घबराहट से आती है, क्या पूछ दिया, कैसे पूछ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ है, सब पता है कि ये सब है, उसका कोई रोल नहीं है। एक, जिस मकसद से सिलेबस दिया गया है, विकास यात्रा जीवन संस्कृति को समझना। दूसरा, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, एक कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ही, सब कॉन्सेप्ट, साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी को भी थोड़ा एकत्रित। सेम मॉडर्न वाला ही पैटर्न यहां लेके चल रहा हूं। क्लियर ना सभी को? तो ऐसे हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन छोटे बड़े, जो बेला नदी घाटी में लोहंदा नाला में हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, संभवतः धार्मिक विश्वासों की ओर संकेत करता है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कल ही था, जैसे हमने महदहा, दमदमा, महदहा में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, 41 ऐसे मिले हैं। ठीक है, दमदमा में हड्डी के आभूषण मिले हैं। ठीक है, सिलबट्टे मिले हैं। मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसे अनुसंधान जहां इंफॉर्मेशन है, किताबें ऐसी होती हैं तो शोध होता है, उस पर लेकर किताब लिख देता है, तो भाई इतनी सारी जानकारी हो गई। नहीं, कभी भी आप फंस जाएंगे, फिर ट्रैप हो जाएंगे उसमें आप। बहुत से स्टूडेंट्स हिस्ट्री में तथ्यों के ट्रैप में फंस जाते हैं। वो हमने देखा है अपने समय में, जब हम तैयारी करते थे, हम पुरानी बात बता रहा हूं, तो सारे स्टूडेंट्स जो दोस्त वगैरह होते थे, जब हम पढ़ते थे, ठीक है, तो उत्साह से तैयारी बहुत लोग शुरू करते थे। पाषाण काल पढ़ा, और उसके बाद हड़प्पा। हड़प्पा में तो आने के बाद 7, 8, 10 दिन हड़प्पा पे ही रुक जाते थे वो। ये अंशुमान द्विवेदी की किताब है, ये कोटियाल की किताब है, ये झांसरमाली से हमने ले लिया। ठीक है, मतलब 500, 700, 1000 पेज के नोट्स हड़प्पा पे, और जैसे लगता है कि अब अनुसंधान कर देना है हड़प्पा पे। अब आर्कियोलॉजिस्ट के पीछे, जैसे अभी कुरुक्षेत्र में उत्खनन शुरू हुआ है, तो कुछ कुछ चीजें फिर मिलेंगी वहां। एक असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट है, स्टूडेंट ही है मेरा, वो भी कुछ ना कुछ भेजता रहता है 2-3 दिनों पे, सर अब ये जानकारी मिल रही है यहाँ से, है ना। वो भी रिपोर्टिंग करता रहता है, मुझे बताते रहना कुछ खास बात मिले। और देखना, षड्यंत्र मत करना, मैं भी कहता हूँ, है ना, दिमाग मत लगा देना। ठीक है, तुम लोग जो है वैसे रखना, मतलब समाज और उसके प्रति एक भूमिका होती है ना। तो रोज हजारों की संख्या में चीजें मिलती हैं, वहां से निकलती हैं। ठीक है, तो मेजर मेजर जीवन को प्रभावित करने वाली चीजें, खेती, पशुपालन, बर्तन, ये सब जीवन को प्रभावित। इसलिए एक एग्जाम्पल अभी इसलिए बता दिया कि अब आगे कैरिड मत होइएगा, जितना है जो है इसी को संभालिए। ठीक है, अदरवाइज सब पे रेफरेंस बुक भी होती हैं, ऑप्शनल वाले स्टूडेंट चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे अब इग्नोर की करीब करीब मुझे लगता है, अब मुझे ध्यान नहीं है, शिवम बेटर बताएगा, ग्रेजुएशन वाले में तो 9 या 10 कुछ ऐसे बुकलेट मैंने देखे थे, है ना, या 12 बुकलेट थे। और पाषाण काल पे जो बुकलेट है उसमें 70-80 पेज हैं पाषाण काल पे। यस, और एक एक पेज में कम से कम 100-50 इंफॉर्मेशन है। सरकारी किताब की बात कर रहा हूं मैं। एक गजेटियर ऑफ इंडिया करके आती थी किताब, अब वो नहीं चलती किताब, देखें अवशेष भी नहीं मिलेंगे। हमारे समय में बहुत पॉपुलर थी, भारत सरकार की तरफ से गजेटियर ऑफ इंडिया आती थी एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी सरकारी किताबें रही हैं जिसको लोगों ने अपने दौर में पढ़ा है। बट अब का पहले ना सिलेबस फिर भी टारगेटेड होता था, जैसे ऑप्शनल है तो पढ़िए आप, जीएस है तो उतना ध्यान। अभी क्या है कि दायरा ज्यादा बड़ा हो गया अब एग्जाम का पहले की तुलना में।
पहले की तुलना में ज्यादा चीजें पढ़नी है। मतलब ऐसे मैं कह सकता हूं रॉ भाषा में, ठीक है, ज्यादा चीजें पढ़नी है आपको। इसलिए आप कहीं रुक करके बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा पाएंगे आप उसके। गहराई करने का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। गहराई तो पूरी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें। अब इसके बाद एक छोटी सी समझ में आपको देता हूं, है ना। क्वेश्चंस वगैरह तो आपको असाइनमेंट मिलने शुरू हो ही गए होंगे। अब लिखना शुरू किया कि नहीं किया आपने? कितने लोगों ने राइटिंग की? अच्छी खासी संख्या है की ना? हाँ, ठीक है। नहीं, कल वाला नहीं, पहले वाले कर रहे थे ना। तुम पीछे, तुमने किया? कर रहे राइटिंग, गुड। आ जाओ, एक और छोटी सी जानकारी दे दूं मैं, फिर हम हड़प्पा सभ्यता की तरफ चलें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हड़प्पा को कंप्लीट कराने के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन मेंस का रखेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा, आधे घंटे का। जो यूपीएससी में पूछे गए हैं कल्चर वाले क्वेश्चन उसको ले लेंगे। हड़प्पा से 2-3 पूछे गए हैं, एक पाषाण काल से पूछा गया है, और क्या क्या ध्यान रखना है हमें राइटिंग में यहाँ, ठीक है। ऐसे करके 3-4 छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के सेशन। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 13 से शुरू हुआ है, 14-15 प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, तो हो जाएंगे वैसे ही बातचीत के क्रम में। अभी जैसे हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या देखा पाषाण काल में कि मेहरगढ़ की बात करें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे मान लो कि 7000 बीसी के आसपास एविडेंस मिलने शुरू हुए। यहां पे कुछ 5000 बीसी के आसपास हमें एविडेंस मिल रहे हैं। यहां पे 2500 बीसी के आसपास मिल रहे हैं हमें। यहां भी 2500 बीसी के आसपास मिल रहे हैं। यहां 2000 बीसी के आसपास। यहां 1500 1000 बीसी के आसपास। नौपाषाण काल के एविडेंस, नौपाषाण काल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने डेट लिखाया नहीं आपको, वैसे थोड़ा बहुत मेहरगढ़ का डेट हर जगह मिल जाता है, तो कोई एक तो है ही नहीं। जैसे यहां शुरू हुआ तो यहां आसपास संस्कृति का विकास होगा, ठीक है। जहां होगा, जैसे यहां है तो इसके आसपास कुछ संस्कृति का विकास होगा, इसके आसपास विकास होगा, वो दायरा फैलता चला जाएगा। जहां होगा वहां आसपास उस संस्कृति, लोगों की बसावट जो है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले यहां आया तो सबसे पहले कच्ची ईंटों के मकान भी यहां मिलेंगे, कपास का ज्ञान वगैरह है, उपकरण के किट वगैरह मिलते हैं, पशुपालन बेहतर तरीके से यहां मिल रहा है ना। तो इसी क्षेत्र में सबसे पहले तांबे का प्रयोग शुरू हुआ, तांबे का ज्ञान। पूरे इसमें यहां तांबा का ज्ञान सबसे पहले यहां के लोगों ने, चाहे जैसे भी हो, तांबा का ज्ञान हासिल किया, ठीक है। और यहीं के लोगों ने सबसे पहले कांसे का ज्ञान भी हासिल किया। तांबा और टीन को मिला करके जो हम ब्रोंज बनाते हैं, है ना। कांसा थोड़ा कठोर होता भी है। अब जैसे भी हो, तांबे का ज्ञान, तांबे के पात्र में भोजन करना, पानी पीना, आप देखोगे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर माना जाता है, ठीक है। और माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहला धातु जिसका ज्ञान आदि प्रारंभिक में तांबा है। तो मैं कहता हूं ना कि किसी को एक वैज्ञानिक रीजन भी है, उसका एक सम्मान का भाव भी है, एक नया ज्ञान है, ठीक है। दोनों पहलू चलते हैं। तांबे को बहुत देखोगे आप पूज्य माना जाता है, वैसे देखोगे आप मतलब बड़ा ही, दोनों तरह के पहलू, तो वो सम्मान श्रद्धा उसकी उपयोगिता के कारण भी बनने लगती है। अब कांसा थोड़ा कठोर होता है ना। तो यही क्षेत्र है कि जहां नौपाषाण काल के बाद यहां एक तांबे के प्रयोग करने वाली ताम्रपाषाण, इसको हम क्या कहते हैं, नौपाषाण जब तांबा का ज्ञान शुरू हो गया तो हम कहते हैं ताम्रपाषाण कालीन लोग। यहां पर 3500 बीसी के आसपास ताम्रपाषाण कालीन लोग भी हमें मिलते हैं। यानी लगभग एक ग्रामीण बस्तियां बस गई यहां पे, नौपाषाण काल से थोड़ा बेहतर जीवन, ठीक है। 3500 से 2600 बीसी। लेकिन अभी भी इन सब इलाकों में नौपाषाण कहीं नहीं आया है, कहीं आया है, कहीं नहीं आया है।
भारत का एक हिस्सा जो तुलनात्मक रूप से बेहतर तरीके से, मतलब अब तो पाकिस्तान में पड़ता है वो, पाकिस्तान इन सबको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता है वो, ठीक है, वो अपने इतिहास को बदलने पे तुला हुआ है, ठीक है। हम साझा इतिहास पे बल देते हैं। जैसे देखा आपने, रूस कहता था यूक्रेन को हमेशा हमारा आपका साझा इतिहास है, यूक्रेन बार बार कहता था साझा इतिहास नहीं है। हम पाकिस्तान को कहते हैं बार बार हमारा साझा इतिहास है। इतिहास के कई ऐसे दौर हैं कि हम साथ रहे हैं ना। ये तो 15 अगस्त 47 के बाद चीजें बदली है ना, उसके पहले तो ठीक है। जैसे हम हड़प्पा को बहुत चाव से पढ़ रहे हैं हम, भाई हड़प्पा हमारी विरासत का हिस्सा है। अब ये बात जब बोलेंगे तो पाकिस्तान को अच्छा थोड़ी लगेगा कि हड़प्पा हमारी विरासत का हिस्सा है। आ रही बात समझ में ना। तो ये सब भी एक खतरा होता है, और संस्कृति में बहुत अंतर भी नहीं है। चलिए वो तो अलग दौर में बात कर लेंगे कभी। तो बाकी जगहों पे कहीं नौपाषाण आया है, कहीं नहीं आया, यानी मध्य पाषाण है, पूरा पाषाण है। जब यहां कांसे का प्रयोग शुरू हुआ यहां पे, ठीक है, कांसा थोड़ा कठोर धातु है, तो जीवन में कई सारे बदलाव देखे गए, ठीक है। और 2600 से 1900 बीसी के बीच में इसी क्षेत्र में एक शहरी सभ्यता उभर कर सामने आती है, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। 2600 से 1900 बीसी के बीच में इसी क्षेत्र में। अब देखो 2600 से 1900 बीसी हम यहां मान लें, हम इस वाले इलाके में, ठीक है। तो अभी भी देखोगे आप, यहां तो नौपाषाण इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। तो आप ये समझ लेना कि पाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में विकास का अलग अलग स्तर रहा है। जो बात हमें बतानी है, जिससे आप ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट पढ़ने के दौरान ये क्या हुआ ना हुआ, बस एक ये लाइन समझ लेने से अलग अलग हिस्सों में विकास का अलग अलग स्तर है, अलग अलग कालखंड है, ठीक है। हम जैसे हड़प्पा सभ्यता या शहरी सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं, देखते देखते इसका विस्तार अच्छा खासा हो गया। तो भाई लोग रह रहे हैं, अब जीवन में स्थायित्व है, तो पता चला 100-200 किलोमीटर दूर जाके किसी से संपर्क स्थापित कभी हो गया, कोई इधर आ गया या कोई उधर चला गया, वहां की अच्छी बातें यहां आ गई, यहां की अच्छी बातें वहां पहुंच गई। ऐसे करते करते मेहरगढ़ और आसपास की संस्कृति से ज्ञान का प्रसार धीरे धीरे, ठीक है, अलग अलग इलाकों में, सिंध वाले इलाकों में, गुजरात, सिंध हड़प्पा का एक बड़ा सेंटर रहा है, ठीक है, गुजरात है ना, ठीक है, सिंध हो गया आपका, गुजरात है, राजस्थान का कुछ इलाका है ना, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, कालीबंगा की बात करें हम, ठीक है, वैसे यूपी का कुछ इलाका होगा। मतलब धीरे धीरे उस सभ्यता संस्कृति का प्रसार होना, वो स्वतः ही लोग उन्नत जीवन के लिए थोड़ा दूसरे क्षेत्रों से संपर्क, दूसरे क्षेत्रों से संपर्क, आदान प्रदान वस्तुओं का शुरू हुआ। तो देखते ही देखते ऐसा देखा गया, माना गया है, जो एक कार्बन 14 पद्धति होती है, काल निर्धारण की पद्धति होती है, ऐसे और भी कई पद्धतियां हैं। स्तरीकरण होता है, एक आधा और साइंटिफिक मेथड होता है। उन सब के आधार पर मोटे तौर पे माना गया है कि 2600 से 1900 बीसी के बीच, या कभी कोई कहता है 2300 से 1900 के बीच, बट उसमें भी नहीं पढ़ना है हमें, ये मानक है। यहाँ एक शहरी सभ्यता का विकास हुआ इस वाले क्षेत्र में, जिसमें जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हड़प्पा एक जगह का नाम है, मोहनजोदड़ो एक जगह है, लोथल, धौलावीरा का नाम आपने सुना होगा, भी रिसेंटली बहुत चर्चा में रहा है, यूनेस्को की विरासत सूची में से शामिल किया गया है। छठी वाली किताब में अलग से धौलावीरा के बारे में बताया गया है एक पैराग्राफ में। 2021 वाला जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा भी था धौलावीरा, बहुत सिंपल सवाल, आर्य शर्मा में भी है वो, उसमें भी है। जो मैं कहता हूं ना, हर एक साल का एनालाइज करोगे तो आप देखोगे ना, पढ़ने के बाद 5, 6, 10 में 4-5 सवाल बनने योग्य होते हैं आराम से, ठीक है, और 2-3 मेहनत से बनेंगे, थोड़ा जो पकड़ अच्छी रहेगी तो 1-2 नहीं बनेंगे, कुछ भी कर लो। तो इन सब शहरों में टाउन प्लानिंग बड़ी उन्नत मिलती है। एक तरफ शासक वर्ग के लोग, एक तरफ आम लोग, सड़कें बनी हुई हैं, नालियां बनी हुई हैं, पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पे प्रयोग। सभी शहरों में कमोबेश एक जैसे बर्तन, एक जैसी ईंटें,
और भी जो आभूषण वगैरह यूज होते थे, मुहरें होती थी, मन के होते थे, ठीक है, एक जैसे एक रूपता गजब का है अनाज रखने के लिए, ठीक है, जो विशालकाय बर्तन वगैरह होते हैं जैसे अन्नागार कह सकते हैं आप, एक रूपता गजब की है। तो ये कहा जाता है कि भाई एक नौपाषाण संस्कृति से ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण से कांस्य युगीन ये शहरी संस्कृति, शहरीकरण कैसे हुआ ये पता नहीं, ठीक है, ये कैसे हुआ, बट दुनिया में बाकी जगहों पर जैसे समकालीन मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया, मिस्र यानी नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया यानी इराक की बात करें हम, ये सब समकालीन सभ्यताएं हैं। बाकी जगहों की लिपियां पढ़ी जा चुकी हैं, वहां ये देखा गया, वहां भी नौपाषाण काल से ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल से धीरे धीरे लोगों ने उन्नत जीवन की तलाश में शहरों की ओर, तो ये माना जाता है कि भारत में भी वैसे ही हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता के रूप में स्थापित हो पाई होगी। बट दूसरी समस्या क्या दिखती है कि सभ्यता के बहुत सारे शहर और बहुत सारे स्थल एकदम वीरान हो गए, नष्ट हो गए। तो एक तो आखिर ये शहरी सभ्यता आया कैसे पता नहीं, और ये गया कैसे ये भी नहीं पता। हमें तो जब क्या है, जब उत्खनन करना शुरू किया हमने, या हमें जब पहली बार पता चला, तो वो तो हमें पतनग्रस्त अवस्था में, लोग तो बनावट तो कुछ बसावट तो ऐसी है नहीं, एकदम नष्ट हो चुका है, मलबा है वो। जब हमें जानकारी मिली तो हमने जब देखा, अनुसंधान शुरू किया अंग्रेजों के समय ही और उसके बाद भी, तो देख के लगा कि भाई जिनकी भी ये बसावट है किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर में शहर पर किलोमीटर में फैले हुए हैं, तो बहुत बेहतरीन सोच वाले लोग हैं। जो काल निर्धारण हुआ तो बहुत पुरानी बात है भाई। तो ये हुआ कैसे, आया कैसे और गया कैसे पता नहीं। सब लोग मानते हैं कि हाँ एक शहरी सभ्यता, मतलब यूरोपियंस, अमेरिकन सब मानते हैं कि बहुत डेवलप एक सभ्यता रही है। हमारे लिए भी प्राउड का विषय होता है। आ रही बात समझ में सभी को? 2 बातें 3 बातें बताई मैंने आपको जो फिर मानता हूं। एक, उपमहाद्वीप में विकास का अलग अलग समय है। इधर यदि शहरी सभ्यता है तो पता चला इधर अभी नौपाषाण युग ही चल रहा है। क्लियर ना सभी को? पहली बात बताई मैंने, क्योंकि सबसे पहले यहां विकास शुरू हुआ तो आगे डेवलपमेंट तो यहीं से आप देखोगे धीरे धीरे आसपास में शहरी केंद्रों का तेजी से विकास। 7000 BC में खेती का ज्ञान बहुत पुरानी बात होगी ना। यदि 2600 तक शहर बन जा रहे हैं मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, करीब 3500 साल के बाद, तो 3500 साल कम थोड़ी होता है मानव को समझने देखने, कई पीढ़ियां खप गई होंगी उसमें, ठीक है। तो शहरी सभ्यता आई भी और गई भी। तो अब दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में हम क्या क्या पढ़ेंगे एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी में इधर तो हमको ऐसा लग रहा है कि पहले तो अल्टरनेट ईयर क्वेश्चंस दिखते थे इसमें, शायद 3 साल में 2 क्वेश्चंस तो आ ही गए हैं। ऐसे भी अच्छे क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। हड़प्पा हमें दुनिया में एक अलग पहचान देती है। हमें दुनिया के प्राचीन सभ्यताओं वाले देश में, हम सब कहते हैं ना दुनिया के किसी भी मंच पे हम, हमारी सभ्यता और संस्कृति हजारों साल पुरानी है ना, तो उसमें हड़प्पा भी हमें एक पहचान, ठीक है। तो भारत सरकार भी बहुत इसे प्रायोरिटी पे लेती है, मतलब, ठीक है। और मेंस में भी इससे अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं। पिछले 9 वर्षों में कम से कम 3 सवाल 2.5 सवाल तो पूछे ही जा चुके हैं इससे। तो दोनों हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पढ़ना क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूं एक बार, है ना। क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैं भी ले लूंगा इस बात को, ठीक है, मैं भी बताऊंगा इस बात को। हड़प्पा में पढ़ना क्या है मैं अब, सभ्यता जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग ना, ये भौतिक उपलब्धियों के सेंस में, भौतिक विकास के मापदंड के सेंस में,
ठीक है, सभ्यता जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे मान लो एक क्लासरूम है, सड़कें हैं, बाइक लगे हुए हैं, कार लगे हुए हैं, तमाम तरह के बिल्डिंग्स हैं, आप देखो स्ट्रीट लाइट हैं, ठीक है ना, प्लांट में पूरा मुखर्जी नगर को बसाया गया है। ये सब हम इसको देख सकते हैं बहुत आराम से, हम भौतिक एक विकास का पैमाना है ये, है ना। सभ्यता वर्ड कैसे यूज करते हैं हम? भौतिक विकास के मापदंड के रूप में। क्लियर सभी को ना? हम ऐसा विकास करते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं सोच भी है, बहुत उन्नत जीवन जीना है, ऑर्गेनाइज जीवन जीना है, ठीक है। प्लानिंग से थोड़ा सौंदर्य को भी महत्व मिलता है कहीं ना कहीं, है ना। ये सोच है ना भाई। तो सोचना कि हमें इस तरह से जीना है, वो कल्चर और सभ्यता। सभ्यता क्या होता है? संस्कृति का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि हड़प्पा की वैचारिक बातें तो हमें पता है नहीं, भाई क्या सोचते थे नहीं सोचते थे, उसे में लिपि जो मिली गई पढ़ी नहीं गई है। जो मिलते हैं हमें भौतिक अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं इसे हम, बट सभ्यता भौतिक अवशेष के कारण सभ्यता वर्ड ही ज्यादा पॉपुलर है इसमें। समझ में आ रही बात सभी को? यस। जैसे संस्कृति, सभ्यता, ऐसे वर्ड ना यूज होते रहते हैं। सभ्यता संस्कृति का ही रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। क्या पढ़ना है? कुछ सामान्य जानकारी लेंगे अभी हम, जैसे नामकरण, कालखंड को लेकर के एक छोटी सी समझ, ठीक है। भौगोलिक विस्तार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। उदय कैसे हुआ, राजनीति के बारे में हम क्या अनुमान लगा सकते हैं ना। कुछ सामान्य जानकारी लेंगे हम, ठीक है, सबसे पहले अभी। इसके बाद हम लोग सामान्य जानकारी के बाद हम लोग अर्थव्यवस्था, समाज, कला, धर्म और पतन, ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं। इससे थोड़ा सा जो आपका पढ़ाई होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है जब पहले लिख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें हम, है ना। सामान्य जानकारी में नामकरण, कालखंड, सब 2-2, 5-5 मिनट की बातें अभी हम करते जाएंगे आपसे हम, ठीक है। फिर थोड़ा ऑर्गेनाइज रूप में देखेंगे अर्थव्यवस्था, समाज, कला, धर्म और पतन। कला में हम टाउन प्लानिंग की बात करेंगे जिसके लिए हड़प्पा जाना जाता है, ठीक है। पानी गले से नीचे उतर गया, मैं बता रहा हूं। समाज के बाद कला, धर्म और पतन, ठीक है। अब आप सबसे पहले जरा देखिए एक बार नामकरण के बारे में। लिखें, पुरातत्व विज्ञान में यह परंपरा है, पुरातत्व विज्ञान में यह परंपरा है ठीक है, विज्ञान में यह परंपरा है कि किसी संस्कृति या सभ्यता की जानकारी, सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम जिस स्थल से होती है जिस स्थल से होती है उसी के आधार पर उसका नामकरण या उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम हड़प्पा से इसकी जानकारी मिली,
और 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन की शुरुआत की। ठीक है, दयाराम साहनी ने उत्खनन, बहुत सारे लोग उत्खनन करते हैं एक जगह पे, बहुत से विद्वान होते हैं, इसलिए वो भी प्रैक्टिकल नहीं कि आप नाम याद रखें उसका। ठीक है, जैसे धौलावीरा अभी न्यूज में आया था यूनेस्को के कारण, तो करंट वाली मैगजीन में सब मिल जाएगा आपको कौन कौन लोगों ने वहां उत्खनन किया है, वो एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा से परंपरा पुरातत्व विज्ञान में